गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वॉल्केनोज। और ये एक लेंदी वीडियो होने वाला है क्योंकि एक सिंगल वीडियो में ही हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा वो है वॉल्केनोज, इरप्शन एंड स्ट्रक्चर। अब एक चीज ध्यान में रखिए, मे बी कि आपके पास किसी डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें सिर्फ वॉल्केनोस लिखा हो सकता है चैप्टर का नाम, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, वो सभी चैप्टर्स में सेम है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है वॉल्केनोज, इरप्शन एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेस कौन कौन से हैं, वो कारण कौन कौन से हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि वॉल्केनो है क्या। अ वॉल्केनो इज अ वेंट। ठीक है, वॉल्केनो इज अ वेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। एक पाइप होता है, ठीक है, जो कि नीचे मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ क्रस्ट की तरफ होता है और क्रस्ट की तरफ आकर ओपन होता है जहां से आपका मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, जिसको हम मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जो बाहर की तरफ आता है, बाहर आने के बाद उसको हम लावा कहते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, जब वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है और लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको हम कहते हैं लावा, यानी कि वॉल्केनो के अंदर मैग्मा, वॉल्केनो के बाहर लावा। ठीक है, तो एक वेंट और ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि हमारे सरफेस पर, जहां से मैग्मा इरप्ट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, वॉल्केनोज आर जनरली कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से हैं वो रीजन जिसकी वजह से वॉल्केनो इरप्ट होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। सबसे पहला रीजन, प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। ये कीवर्ड है, हीट एंड प्रेशर इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में अगर हीट है, प्रेशर है, उसकी वजह से वॉल्केनो फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से इरप्ट भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए, हीट एंड प्रेशर इंक्रीज, हीट एंड प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे कोई भी जमीन के अंदर जाता है, गहराई में जाता है, वैसे वैसे हीट और प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब नीचे क्या है, रॉक्स हैं। रॉक्स क्या हैं, हीट के लिए बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या हो गया, क्योंकि रॉक्स बैड कंडक्टर हैं हीट की, तो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है, इनसाइड द अर्थ ट्रैप हो जाती है और बाहर निकलने के लिए झटपटाती रहती है। ठीक है, और जितना ज्यादा वो झटपटाएगी, जितना ज्यादा उसको बाहर निकलने के लिए इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड एंड बिल्ड्स ग्रेट प्रेशर। अब दिस प्रेशर फोर्सेस द हीट टू कम आउट, और ये जो प्रेशर है वो इंटेंसिटी को इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, और फोर्स करता है हीट को बाहर जाने के लिए। कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ से। तो वो जो हीट है, वो प्रेशर है, कैसे रिलीज होता है, थ्रू फिशर्स एंड द क्रैक्स। जो क्रस्ट है उस पर क्रैक पड़ जाते हैं, वहां से वो हीट और प्रेशर रिलीज होता है। ठीक है, सेकेंड, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से काम करती हैं, देखिए, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज वॉल्केनिक इरप्शन। अब हमारे क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर, ठीक है, एक फ्लोटिंग रॉक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट टेक्टोनिक्स, दोनों ही तरह से इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये जब आपस में टकराती हैं, इनकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब टकराने की वजह से भी हो सकता है और इनके टूटने की वजह से भी हो सकता है। मोस्ट वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस नियर द प्लेट मार्जिन्स। अब देखिए, मैंने कहा ना कि इनके आपस में टकराने की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसीलिए आप देखेंगे जहां कहीं भी कॉन्टिनेंट और ओशियन, ठीक है, आपस में मिल रहे हैं, दो प्लेट मार्जिन्स आपस में मिल रहे हैं, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, वहां पर आपको ज्यादातर, दुनिया के ज्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन है ऐसी जगहों पर ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रिंग ऑफ फायर यानी कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का एरिया देख सकते हैं, इसको हम अभी फर्दर मैप में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्मा चैम्बर। एवरी वॉल्केनो हैज अ मैग्मा चैम्बर। अब जाहिर सी बात है
कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो बाहर लावा आता है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनो के फॉर्मेशन के लिए उसके अंदर एक मैग्मा चैम्बर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वैसा नहीं है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अंदर मैग्मा की क्वांटिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो वॉल्केनिक इरप्शन वाला वॉल्केनो यानी कि एक्टिव वॉल्केनो नहीं होगा, वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हो सकता है। ठीक है, तो एवरी वॉल्केनो हैज़ अ मैग्मा चैम्बर विच कंसिस्ट ऑफ मॉल्टेन रॉक। मैग्मा क्या होता है? मॉल्टेन रॉक मटीरियल। ठीक है, बिकॉज मैग्मा कंटेन सिलिकेट, गैसेज एंड वाटर। मैग्मा में ये तीन चीज़ें हैं, सिलिकेट, गैसेज एंड वाटर वेपर। द प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली। वर्टिकली मतलब बाहर की तरफ, प्रेशर बाहर की तरफ पड़ रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो द प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली यानी कि अपवर्ड्स। व्हेन इट फाइंड अ रूट, जैसे ही उसको एक रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का, क्या हो जाता है? वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। ठीक है, और जो लावा है वो आउटपोरिंग यानी कि बाहर की तरफ आने लगता है सरफेस ऑफ द अर्थ पर। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि कवर करते हैं कि इस चीज़ को, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, क्या कारण है जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो वॉल्केनो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आप सबने डायग्राम देखा होगा, एक माउंटेन है, उसके अंदर से वेंट है, अलग अलग जगहों से क्रैक्स पड़े हुए हैं और वहाँ से मैग्मा यानी कि लावा बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है वेंट। ठीक है, वेंट क्या होता है? इट इज़ एन ओपनिंग फ्रॉम विच हॉट मैग्मा फ्लोज आउट। ये एक ऐसी ओपनिंग है जो कि क्रस्ट की तरफ खुलती है, एक पाइप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जहां से मैग्मा बाहर की तरफ आता है। ठीक है, इट इज़ अ सर्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह का एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेंट। सेकेंड, क्रेटर। वेंट याद रखिएगा। दूसरा है क्रेटर। इट इज़ अ सर्कुलर डिप्रेशन इन द ग्राउंड कॉज्ड बाई वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद एक सर्कुलर डिप्रेशन, एक गड्ढे टाइप का आकार बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर जहां पर मॉल्टेन रॉक यानी कि मैग्मा है। ठीक है, इट इज हेयर दैट द हॉट मैग्मा इज स्टोर्ड बीनीथ अ वॉल्केनो। वॉल्केनो के अंदर जहां पर मैग्मा स्टोर है उसको हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्केनिक कोन। अब वॉल्केनिक कोन क्या है? A volcanic cone is formed when erupted fluid and semi-fluid material begins to cool down and solidify around the vent. जैसे ही वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, वेंट से लावा या मैग्मा बाहर आता है और वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है? सॉलिडिफाई होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है और फिर वहीं पर वो एक्यूमुलेट हो जाता है और एक वी शेप या कोन जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक कोन। इट इज अ लैंडफॉर्म कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाला एक लैंडफॉर्म है वॉल्केनिक कोन। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा स्ट्रक्चर क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा वेंट। एक बार फिर से देख लीजिए। वेंट यानी कि वो पाइप जहां से मॉल्टेन रॉक या मैग्मा बाहर की तरफ आता है। क्रेटर, एक जब वेंट से मैग्मा बाहर आता है वहाँ पर एक सर्कुलर, एक डिप्रेशन यानी कि एक गड्ढे टाइप की एक आकृति या एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसको हम क्रेटर कहते हैं। मैग्मा चैम्बर वो है जहाँ पर वॉल्केनो के अंदर मैग्मा स्टोर होता है। और वॉल्केनिक कोन क्या है? जब मैग्मा बाहर आता है और फिर लेयर बाय लेयर वो सॉलिडिफाई होने लगता है और एक कोन शेप का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो से क्या क्या निकलता है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ नहीं निकलने वाली है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस होंगी, रॉक होगा, ऐश होगी, लेकिन फिर भी हम स्पेसिफाई करते हैं उसको पॉइंट में। जैसे कि फर्स्ट, लावा इज द मैग्मा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर वो वॉल्केनो के अंदर है तो मैग्मा है और जैसे ही बाहर आ जाता है वो लावा हो जाता है। ठीक है, तो लावा इज द मैग्मा विच कम्स आउट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो लावा है वो क्या है? एक प्रोडक्ट है हमारे वॉल्केनो का।
क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पायरोक्लास्ट। ये क्या है? ये सॉलिड फ्रेगमेंट है रॉक यानी कि पत्थर के, जो कि बाहर आते हैं सरफेस पर ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, द फाइनेस्ट रॉक पार्टिकल्स, जो बहुत ही बारीक से रॉक के पार्टिकल होते हैं, उनको हम डस्ट कहते हैं, और ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है कहाँ का? वॉल्केनो का। नेक्स्ट है हमारा लैपिली, याद रखिएगा, LAPILLI, लैपिली आर स्मॉल स्टोन साइज्ड पार्टिकल्स। लैपिली क्या है? स्टोन के छोटे 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 टुकड़े, ठीक है, या पार्टिकल जिसे कहते हैं, इनको हम कहते हैं लैपिली। क्लियर। नेक्स्ट गैसेस निकलती हैं। कौन कौन सी गैसेस है देखते हैं। गैसेस इरप्टेड आर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टीम यानी कि भाप भी निकलती है। तो ये मेजर गैसेस हैं जो निकलती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से हमें मिलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। वॉल्केनो, जो वॉल्केनो हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेस पर देखें तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के वॉल्केनो हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक्टिव है, इनमें ब्लास्ट होता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम नोट्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉल्केनो आर दोज विच हैव इरप्टेड इन द रीसेंट पास्ट। वो वॉल्केनो जो कि अभी कुछ दिनों पहले या 1-2 साल पहले ब्लास्ट हुए थे, उनका एक रीसेंट पास्ट है उनके इरप्शन का। ठीक है, और उनके चांसेस हैं कि वो आने वाले साल में भी इरप्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के वॉल्केनो को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। फिर से जान लीजिए, जो ब्लास्ट हो चुके हैं और जिनके फिर से ब्लास्ट होने के चांसेस हैं उनको हम एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में देयर आर अबाउट 550 नोन एक्टिव वॉल्केनोज। हमारे पूरी दुनिया में वो वॉल्केनो जिनके बारे में जानकारी है, टोटल 550 ऐसे वॉल्केनो हैं जो कि एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम एक्टिव वॉल्केनोज, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। एंड मौना लोआ, ये कहाँ पर है? हवाई में है। ठीक है, 2 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि राइट या मेंशन एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो या 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। तो यू कैन राइट माउंट एटना इटली एंड माउना लोआ हवाई। ठीक है, हवाई क्या है? एक आइलैंड है, कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में। क्लियर। तो ये था हमारा एक्टिव वॉल्केनो। आगे बढ़े। डॉर्मेंट वॉल्केनो, ये क्या होते हैं? इनकी थोड़ी सी बीच की स्थिति है, ये मंझले टाइप के हैं ना, जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई और बीच का भाई, वैसे ही ये बड़ा वॉल्केनो, छोटा वॉल्केनो और बीच का वॉल्केनो डॉर्मेंट वॉल्केनो है। पहला इसको देख लेते हैं हम। वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन द रीसेंट पास्ट, जो अभी 4-5 साल या 10 साल पहले तक, अभी तक उनका कोई रीसेंट पास्ट नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, बट कैन बिकम एक्टिव एट एनी टाइम। बट हमें ये पता है कि वो ब्लास्ट तो नहीं हुए थे, बट उसमें पोटेंशियल है। ठीक है, नियर फ्यूचर में वो एक्टिव हो सकते हैं और किसी भी समय पर ब्लास्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो हमारे वॉल्केनो हैं उनको हम डॉर्मेंट वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए, डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब जो रिसेंटली ब्लास्ट नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, उनमें इस चीज़ का पोटेंशियल है। इस तरह के वॉल्केनो को हम क्या कहेंगे? इस तरह के वॉल्केनो कहलाते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोज। ठीक है, स्लीपिंग वॉल्केनोज यानी कि ऐसे वॉल्केनो जो सोए हुए हैं। जैसा मैंने कहा ना कि हम क्यों कह रहे हैं सोए हुए हैं, क्योंकि उनका कोई रिसेंट पास्ट नहीं है, वो ब्लास्ट नहीं हुए अभी तक, लेकिन कभी भी उठ सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर माउंट किलीमंजारो, बहुत ही फेमस नाम है। अफ्रीका में किलीमंजारो माउंटेन जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है, और इटली में
माउंट वेसुवियस। अब देखिए आप, दो एग्जाम्पल आपको दो टाइप के वॉल्केनो के एक ही कंट्री में मिल गए। माउंट एटना एक्टिव वॉल्केनो है, इटली में है। माउंट वेसुवियस डोरमेंट वॉल्केनो है, इटली में है। क्लियर? नेक्स्ट, तो दो तरह के हमने पढ़ लिए, एक्टिव एंड डोरमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इनके बारे में वैसे मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जो कभी फटे नहीं, जिनमें कभी ब्लास्ट नहीं हुआ, और फ्यूचर में चांसेस भी नहीं है कि वो कभी ब्लास्ट होंगे। ठीक है, इस तरह के वॉल्केनोज को हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। नोट्स में देख लेते हैं। वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन द प्रेजेंट जियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, यानी कि जो जियोलॉजिकल पीरियड अभी चल रहा है इसमें कोई इतिहास में ये ब्लास्ट हुए ही नहीं है, इनका कोई इरप्टिंग हिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है, एंड नॉट लाइकली टू इरप्ट इन द फ्यूचर, और आगे भी ये ब्लास्ट होंगे, इरप्ट होंगे, इसका कोई भी फ्यूचर या कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है। और इस तरह के वॉल्केनो को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, अब देखो यहां तक आ गए। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक होमवर्क, कमेंट सेक्शन में मुझे एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, इन दोनों ही वॉल्केनो के एग्जाम्पल बताओ फ्रॉम सेम कंट्री, मतलब एक ही कंट्री से एक्टिव वॉल्केनो और उसी कंट्री से डोरमेंट वॉल्केनो का एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो जाकर। तो हमने पढ़ लिया एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है, कि जो कभी ब्लास्ट नहीं हुआ, कभी इरप्ट नहीं हुआ और फ्यूचर में कभी इरप्ट होगा भी नहीं। ठीक है, इस तरह के वॉल्केनो को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एग्जाम्पल, माउंट एकानकागुआ इन साउथ अफ्रीका एंड माउंट केनिया इन अफ्रीका। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। क्लियर? अच्छा, एक और होमवर्क है, अगर आपने अभी जो आंसर पूछा है वो लिख दिया है, आपको कमेंट में बताना है इज देयर एनी एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। या तो आप यस भी लिख सकते हो, और अगर आपको नाम पता है तो आप नाम भी लिख सकते हो, अगर नहीं है कोई तो आप नो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी तीन में से एक आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे थ्री टाइप के वॉल्केनो। पहला क्या था? एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनो, तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। एक्टिव वॉल्केनो जो अभी कुछ साल पहले तक ब्लास्ट हुए थे, आगे भी हो सकते हैं। दूसरे डोरमेंट वॉल्केनो जिनका अभी कोई हिस्ट्री तो नहीं है इरप्शन की, बट कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तीसरा एक्सटिंक्ट जो कभी ब्लास्ट हुए ही नहीं और कभी होंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये तीन तरह के वॉल्केनो हैं। आगे हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वो कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हमारा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हैं, आप ऐसे मान के चलो, एक्सट्रूसिव का मतलब जमीन के ऊपर, बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल। एक्सट्रूसिव से एक्स का मतलब है एक्सटर्नल, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स यानी कि वॉल्केनो के अंदर। ठीक है, इनर। ठीक है, यानी कि इंट्रूसिव, जो कि अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले कोनिकल हिल। ठीक है, जब भाई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, अंदर से लावा निकल रहा है, फिर वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है? एक कोनिकल हिल शेप बन जाता है। ठीक है, ये एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, किसकी वजह से? लावा के ठंडे होने की वजह से। क्लियर? दूसरा है कोन। अब कोन आपको मैंने पहले ही बताया है, जैसे कोनिकल हिल है। कोनिकल हिल मतलब कि जो कि वी शेप में दिखती है। ठीक है, और इसी का रिलेशन है कोन से। अ कोन इज फाउंड व्हेन रॉक मटेरियल एंड डेब्रीज आर थ्रोन अवे बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। जब बाहर खूब सारा मटेरियल निकलता है, लावा निकलता है, डेब्रीज निकलते हैं यानी कंकड़ पत्थर निकलते हैं, ठीक है, उससे बन जाते हैं हमारे कोन, जब वो एक्यूमुलेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेटर। ये यहां पर छुपा हुआ एक पॉइंट है। तो क्रेटर क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक डिप्रेशन, जहां से जो वॉल्केनो है वहां पर एक डिप्रेशन बन जाता है। सपोज यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं एक बार, इस तरह से। ये
और यहाँ पर ये गड्ढा। तो ये जो है ये क्या है, ये क्रेटर है, एक डिप्रेशन है। और कभी कभी जब वॉल्केनो इरप्ट हो चुके होते हैं और फिर यहाँ पर एक गड्ढा है ही, और जो लावा है वो जम जाता है और फिर यहाँ पर बरसात का पानी भी भर जाता है, तो एक लेक भी बन सकती है जिसको हम क्रेटर लेक्स भी, ठीक है, या वॉल्केनिक लेक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कोनिकल हिल, कोन एंड क्रेटर। आगे देखते हैं, आगे है कार्डेरा। कार्डेरा जैसे कि क्रेटर है ना, क्रेटर का बड़ा रूप, लार्ज क्रेटर, उसको हम कहेंगे कार्डेरा। बिकॉज ऑफ रिपीटेटेड इरप्शन, देखो एक बार इरप्शन हुआ तो क्रेटर बन गया, लेकिन जब बार बार इरप्शन होता जा रहा है तो वो जो डिप्रेशन है, वो जो गड्ढा है, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ गया है। तो जो क्रेटर का एक बड़ा फॉर्म है, एनलार्ज फॉर्म है, उसको हम कार्डेरा कहेंगे। पढ़ भी लेते हैं एक बार। बिकॉज ऑफ द रिपीटेटेड इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो, इट्स समिट में बी ब्लोन अवे अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इन इट्स प्लेस अ लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड कार्डेरा इज फॉर्म्ड। और इसमें भी पानी भर सकता है, ये एक कार्डेरा लेक भी बन सकती है, जैसे क्रेटर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन क्या है? देखो, जब वॉल्केनो से बार बार अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा मटेरियल निकलते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, लावा निकलता है, रॉक्स का मटेरियल निकलता है, तो क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं। मान लो कि एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर जम रही है, फिर तीसरी लेयर जम रही है, फिर चौथी लेयर जम रही है, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स उस एक के ऊपर एक जमती चली जा रही हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे ही व्हेन अ वॉल्केनो थ्रो अवे बोथ लावा एंड लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ रॉक ड्यूरिंग इरप्शन, इरप्शन से जब बार बार खूब सारा मटेरियल लावा निकलता रहता है, तो मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक ये बिल्डअप होती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपोजिट कोन बन जाता है, ठीक है। अगला है हमारा वॉल्केनिक शील्ड। वॉल्केनिक शील्ड क्या है? व्हेन लावा गेट सॉलिडिफाई आफ्टर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द वेंट, जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है या होने लगता है, इट फॉर्म्स अ ब्रॉड समिट विथ अ जेंटल बेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक शील्ड। क्या होता है कि जब लावा ठंडा होने लगता है तो जो उसका ब्रॉड समिट है, जो कि हमने काल्डेरा में पढ़ा था, ठीक है, एक ब्रॉड समिट बन जाता है, जेंटल बेस मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, हल्का हल्का सा स्लोप है और नॉर्मल सा एक बेस है उसका, और इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक शील्ड, ठीक है, जो कि लावा के ठंडे होने से बनी है, ठीक है। एट द पीक लावा प्लेटू, ये क्या है? प्लेटू आप सब जानते हो, पठार। अ प्लेटू इज फॉर्म्ड व्हेन अ वॉल्केनो कॉन्स्टेंटली इरप्ट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई भी जो वॉल्केनो है वो बहुत सालों तक धीरे 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 या तेजी से किसी भी इंटेंसिटी से इरप्ट होता जा रहा है और उसका जो लावा है बाहर आ रहा है और जमता चला जा रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी लेयर जमती चली जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, वो हाईलैंड बनता जाएगा और फिर धीरे धीरे वो हो जाएगा एक प्लेटू के शेप में, ठीक है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओवर अ लार्ज एरिया थ्रोइंग अवे लावा एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का डेक्कन प्लेटू जो है, ठीक है, इंडिया का डेक्कन प्लेटू की अगर मैं बात करूं, अब यहां पे अगर मैं बना सकूं छोटा सा, ये वाला जो एरिया है, ये डेक्कन प्लेटू में आता है, ठीक है। ये जो एरिया है ये इसी तरह से बना है क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सालों तक लगातार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लावा सॉइल का एरिया और एक प्लेटू एरिया यहाँ पर बन गया है। तो ये थे हमारे कौन कौन से ये थे हमारे एक्सट्रूसिव, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाहर, यानी कि अर्थ सरफेस पर बने हुए लैंडफॉर्म्स, कोनिकल हिल, कोन, क्रेटर, कार्डेरा और कंपोजिट कोन, वॉल्केनिक शील्ड एंड लावा प्लेटू। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मैंने क्या बताया था? इंट्रूसिव यानी कि अर्थ इंटीरियर के अंदर, लावा के वेंट के अंदर, ठीक है, मैग्मा चैम्बर के आसपास कहीं भी बन सकते हैं, बट ये सरफेस पे नहीं बनते। कौन कौन से हैं? देखो, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी हैं इनका कोई सर्टेन शेप नहीं है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड रॉक है, जहां उसको क्रैक मिलता है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते हैं तो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के कोई भी एक सर्टेन शेप नहीं है इसका। तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर के ये बन जाते हैं ना, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
कोई लावा है जो वर्टिकली सॉलिडिफाई हो गया है तो उसका कुछ नाम दे दिया है, कोई वर्टिकल है, कोई थोड़ा सा स्लैंट है, ठीक है, कोई थोड़ा सा डेप्थ की तरफ चला गया है। तो अलग अलग जहाँ जहाँ पर लावा सॉलिडिफाई हो गया है उसके बेसिस पे नाम दे दिए गए हैं। नाम देख लेते हैं हम। नाम थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। डाइक्स, लेपोलिथ, सिल, बैथोलिथ, लैकोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स। अब ये चार नाम जो हैं, ये और ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। लेपोलिथ्स, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ एंड फैकोलिथ्स, ठीक है, याद करने में भी थोड़ा सा अजीब से लगेंगे आपको। तो ये चार नाम जो हैं वो सुनने में थोड़े से लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि अगर कोई भी लैंडफॉर्म जिसके नाम के आगे लिथ्स आ रहा है तो आप उसके मतलब ब्लाइंडली लिख सकते हो कि वो एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, जैसे कि लेपोलिथ है, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है और फैकोलिथ है। उसके अलावा डाइक्स एंड सिल्स। अब इनका क्योंकि कोई सर्टेन स्ट्रक्चर तो होता नहीं है तो हम डायग्राम में देख लेते हैं कि किस तरह से इनको नाम दिए गए हैं। ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम में देखो, ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। मैग्मा चैम्बर के आसपास ये थोड़ा सा लावा इस तरफ है जो कि सॉलिडिफाई होकर ग्रे हो गया है, इसको हम कहते हैं पैथोलिथ, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर सॉलिडिफाई हुआ है इस वर्टिकल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं डाइक। हॉरिजॉन्टल शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, इसको हम कहते हैं सिल। ये देखो इधर भी हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हम कहते हैं सिल, ठीक है। ये दो बेड्स यानी कि दो लेयर के बीच में जम गया है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, उसके बीच में ये लावा सॉलिडिफाई हो गया है, इसको हम कहेंगे लैकोलिथ, ठीक है। समझ रहे हो? तो इतने सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। एक बेथोलिथ जो कि नीचे की तरफ है, उसके बाद जो वर्टिकल है वो डाइक है, जो हॉरिजॉन्टल है वो सिल है, और दो लेयर के बीच में अगर लावा सॉलिडिफाई हो गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? लैकोलिथ कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को देख सकते हो और बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अदर फीचर्स क्या क्या हैं? तो अदर फीचर्स में हमारा हॉट स्प्रिंग्स, आपने नाम सुना होगा, डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक वगैरह पे आपने देखे भी होंगे हॉट स्प्रिंग्स। हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर अराउंड द मैग्मा चैम्बर गेट्स हीटेड। मान लो कि नीचे सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे मैग्मा चैम्बर है और उसके आसपास ग्राउंड वाटर भी है, ठीक है। अब मैग्मा चैम्बर में क्या है? मोल्टेन रॉक, आग है, फायर है वहां पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी है आसपास का वो क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर अराउंड द मैग्मा चैम्बर गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द अर्थ इंटीरियर। जब मैग्मा मूव करता है उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। अब क्या है, जब वाटर हीट होता है तो उसमें से भाप बनती है, ठीक है, स्टीम। और स्टीम का क्या काम है कि वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ पुश करेगी, प्रेशर डालेगी, क्योंकि उसे बाहर निकलना है। स्टीम गैस ही है ना, अब गैस बाहर निकलना चाहती है, ठीक है। अब बाहर निकलने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्टीम बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने के बाद जहाँ कहीं भी उसको कमज़ोर क्रस्ट मिलता है वहाँ से वो स्टीम बाहर निकलती है, ठीक है। और साथ में पानी भी निकलता है, ठीक। उसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। इसको आप ऐसे मान लो कि जैसे कि कुकर के अंदर से अगर कुकर की सीटी हटा दी जाए तो उसके अंदर की दाल और स्टीम दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टीम है उसमें इतना प्रेशर है कि वो अपने साथ साथ दाल को भी बाहर लेकर आ रही है। उसी तरह से अंदर से स्टीम बाहर निकलती है क्रस्ट को क्रैक करके या तोड़ करके, और साथ में पानी भी बाहर आता है, तो वो गर्म पानी होता है। इसीलिए आपने कई सारी ठंडी जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखा है तो स्वीडन, आइसलैंड वगैरह में चारों तरफ बर्फ है और बर्फ के बीच में एक गर्म पानी का सोता है, यानी कि एक गड्ढा है जिसमें से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है। तो वही हॉट स्प्रिंग्स है। क्लियर? इसी से मिलता जुलता है हमारा गीजर भी है, इसको गीजर कहेंगे। गीजर इज अ फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का एक फाउंटेन है। सुपर हीटेड स्टीम विच अकर व्हेन वाटर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ हॉट वॉल्केनिक रॉक। जब गर्म वॉल्केनिक रॉक के कांटेक्ट में हमारा पानी आ जाता है तो वो सुपर हीट हो जाता है, ठीक है। और फिर वही गर्म पानी हमको निकलता हुआ दिखता है अगेन। तो दो चीजें हैं, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर, जो कि अदर फीचर में आते हैं, ठीक है। ये कोई लैंड फॉर्म्स नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गई बात कि अगेन हर चीज़ के दो पहलू हैं कि वॉल्केनो से क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ डिस्ट्रक्टिव दोनों ही तरह के इफेक्ट्स हैं वॉल्केनोज के। क्लियर? कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है? सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में वॉल्केनिक सॉइल आर वेरी फर्टाइल। अब वॉल्केनिक सॉइल से दो तरह की वॉल्केनो से दो तरह की सॉइल बनती है। देखो, सबसे पहले वॉल्केनो से लावा निकलता है जो कि ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद उससे बनती है इग्नियस रॉक। ठीक है? अब जो इग्नियस रॉक है उसमें से धीरे धीरे इरोजन, वेदरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? डेन्यूडेशन होता है, उससे बनती है हमारी ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें कॉटन का प्रोडक्शन होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है? नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ कि वह ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल होती है, वो लावा से बनी हुई होती है और उसमें कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बहुत ही सूटेबल होती है कॉटन के लिए। ठीक है? तो वॉल्केनिक सॉइल बनती है, ये एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, उससे सॉइल बनी है। अब हम सॉइल से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, खाना ग्रो कर रहे हैं, खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? तो ये तो एक गुड इफेक्ट है। दूसरा, सॉलिडिफाइड लावा इज अ सोर्स ऑफ प्रीशियस डायमंड्स एंड मिनरल्स। जो लावा जम जाता है ना, उसके अंदर से हमको हीरे, प्रीशियस डायमंड्स मिल सकते हैं और अलग अलग तरह के वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स भी मिल सकते हैं जो कि ज़मीन की गहराई से निकल कर आए हैं। ठीक है? तीसरा, हॉट स्प्रिंग्स, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। और ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, इनसे अब हमने सीख लिया है बिजली बनाना, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे की जाए, ये हमने सीख लिया है। ठीक है? किससे बनाना है? हॉट स्प्रिंग से। तो ये तीन जो है हमारे, ये कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हैं। सबसे पहले कि जो मिट्टी बनती है इग्नियस रॉक से, ब्लैक सॉइल, वो फर्टाइल होती है। दूसरा, हमें डायमंड्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं, या फिर मिलते हैं, मिल सकते नहीं, मिलते ही हैं। हॉट स्प्रिंग्स को हम यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए। ठीक है? तो ये कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि एक वॉल्केनो के पास एक बस्ती है, एक शहर, एक टाउन या विलेज, कुछ भी है जो कि बसा हुआ है। अब अचानक से रात में सब सोए हुए हैं, या दिन की भी बात है कि अचानक से वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और फिर बहुत तेज़ी से निकलता है मैग्मा या फिर लावा। तो आसपास जितनी भी जगह है, फॉरेस्ट है, घर हैं, वॉटएवर, जो कुछ भी लावा के कांटेक्ट में आएगा वो सब जल के राख हो जाएगा। आदमी आएगा, वो भी जल के राख हो जाएगा। तो इसी तरह से देखेंगे हम कि अगर ऐसी जगह पर वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ के लोगों के लिए खतरा होता है। ठीक है? दूसरा, हार्मफुल टू नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है? जैसे ही वॉल्केनिक इरप्ट होता है, इसमें से डस्ट निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, गैसेस निकलती हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं और एटमॉस्फेयर को पल्यूट करती हैं। ठीक है? द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इनटू लावा शीट ऑल्सो डिस्ट्रक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। जैसे मैंने कहा कि अगर रास्ते में कोई खेत आ गया है, अब उसके ऊपर से लावा बह रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्रॉप भी जल जाएगी, और फिर क्योंकि उस खेत के ऊपर लावा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, इग्नियस रॉक बन जाएगा, फिर उस पर हम दोबारा खेती नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये भी एक नुकसान है। क्लियर? तो ये कुछ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं। अभी हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ पर वॉल्केनो दुनिया में है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनो अकर नियर अर्थक्वेक बेल्ट्स। जहां जहां अर्थक्वेक आते हैं ना पूरी दुनिया में, अभी हम अगला चैप्टर अर्थक्वेक का पढ़ेंगे, जहां जहां अर्थक्वेक आते हैं पूरी दुनिया में, वहां वहां पर आप देखोगे कि आपको मोस्ट ऑफ द वॉल्केनो देखने के लिए मिलेंगे यंग फोल्ड्स माउंटेन के आसपास। ठीक है? द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का एरिया है, अभी हम मैप में देखेंगे, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मोर देन 80% एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी वॉल्केनो हैं उसका 80% सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, यानी कि रिंग ऑफ फायर में मिलता है। क्लियर? बात समझ में आ गई?
रीजन्स इंक्लूड इन द बेल्ट आर द, कौन कौन से माउंटेन्स इस बेल्ट में यानी कि रिंग ऑफ फायर में आते हैं? एंडीज माउंटेन, ठीक है, एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में है, इसको सही कर लीजिएगा। रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, इसको आप अमेरिका कर लीजिएगा, ये अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका है। क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर ए सीरीज ऑफ आइसलैंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट जो है एशिया का, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीरीज ऑफ आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पर कई सारे वॉल्केनो हैं। अब इसमें से कुछ हम आपको आइलैंड्स के नाम बता देते हैं, जैसे क्यूराइल आइलैंड, जापानीज आइलैंड, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। आप देखोगे ना इंडिया के नीचे की तरफ मालदीव से जैसे ही हम राइट साइड की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, आपको ये सारी जगह देखने को मिलेंगी। फिर जापान, जापान के नीचे आपको जैसे ही नीचे आएंगे तो ताइवान भी देखने को मिलेगा, उसके बाद फिलीपींस भी देखने को मिलेगा। मैप आप वर्ल्ड का मैप दिमाग में रखो आप, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है 9th में। तो ये कुछ वो आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, सीरीज ऑफ आइलैंड, क्यूराइल आइलैंड, जापानीज आइलैंड, ताइवान और फिलीपींस एंड इंडोनेशिया आइलैंड, ठीक है। इसके अलावा कई वॉल्केनो हमको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड का नाम आप लोग बखूबी जानते होंगे, सभी ने सुन रखा होगा, भले ही ये क्यूराइल वगैरह आपने ना सुना हो। सम फेमस वॉल्केनो इन दिस बेल्ट, अब यहाँ पर जो फेमस वॉल्केनो है उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि माउंट फ्यूजियामा, बहुत ही फेमस, कहाँ है? जापान में। माउंट मायो फिलीपींस में, माउंट क्रेकटोआ इंडोनेशिया में, ठीक है। ये कुछ 3 है, फ्यूजियामा कहाँ? जापान में, मायो कहाँ पर? फिलीपींस में, और माउंट क्रेकटोआ इंडोनेशिया में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फिगर देयर आर अबाउट 40 एक्टिव वॉल्केनो इन द एंडीज। एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर 40 एक्टिव वॉल्केनो है। 35 एक्टिव वॉल्केनो सिर्फ और सिर्फ जापान में है, फिलीपींस में ये 100 हैं और इंडोनेशिया में इनकी क्वांटिटी 70 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मैप। ये चीज़ जो है, इससे मुझे बड़ा प्यार है, देखो कितना सुंदर सा मैप लग रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि ज़्यादातर वॉल्केनो आपको रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे। रिंग ऑफ फायर मैंने बोला कि पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ का एरिया। देखिए ये है हमारा पूरा पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ का एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये। और यहीं पर आप देखिए कि जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? कोन्स। ये सब वॉल्केनो हैं, एक्टिव वॉल्केनो हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ज़्यादातर वॉल्केनो वहाँ पर हैं जहाँ पर लैंड और ओशियन की बाउंड्री मिल रही है। तो देखो ये पूरा का पूरा ओशियन है, ये पूरा पूरा ओशियन है, और साइड में आप देखोगे ये सब कहाँ से मिल रहा है? लैंड से। तो यहाँ पर वॉल्केनो है। सेम यहाँ पर भी देखो, ये वाटर है, ये लैंड है, दोनों मिल रही हैं बेल्ट या प्लेट्स, तो यहाँ पर वॉल्केनो बन रहे हैं। अगेन यहाँ पर देखो लैंड वाटर, केप वर्दे, ठीक। यहाँ पर भी देखो ये छोटा सा एक आपको दिख रहा है मैप में, ये वाटर है और यहाँ पर लैंड है, तो ये क्या बन रहा है? सऊदी अरब में एक और वॉल्केनो बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यहाँ पर भी आपको 2-2 वॉल्केनो दिखेंगे। क्लियर? तो जहाँ जहाँ वाटर और लैंड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ वॉल्केनो है। और एक्टिव वॉल्केनो का 80% का है रिंग ऑफ फायर में, जो मैंने आपको अभी लाइन करके दिखाया है कि जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ का एरिया है, जहाँ आपको बहुत सारे डेल्टा दिख रहे हैं या कोन्स दिख रहे होंगे, वो सारे के सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं जो कि आते हैं रिंग ऑफ फायर में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये लेंदी वीडियो होगा, तो बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एवरेज से लेंदी है। लगभग 40 मिनट के आसपास का ये वीडियो बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक का चैप्टर। तो आप इसके नोट्स जो हैं वो बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो जल्दी से हम ये सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, मज़े करो।